और मैंने भी इसी हिसाब से डिसीजन लिया था जब मैं अपनी अच्छी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कनाडा आया था। ठीक है, नाउ हियर इज द मैट्रिक्स ऑन माय स्क्रीन। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एज कैटेगरीज बनाई है। ऊपर आपकी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है और आपकी कनेडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बहुत ही मस्त वीडियो लेके आया हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प वीडियो रहेगी। इस वीडियो में सिंपल सी बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपका मैं आंसर कर दूंगा, क्या आपको इंडिया में अपनी जॉब छोड़ के कनाडा में स्टडी परमिट पे पढ़ाई करने आना चाहिए, यस और नो। मैं यहाँ पे वर्क परमिट, डायरेक्टली वर्क परमिट पे आने की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली LMIA पे आने की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली PR की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी अच्छी खासी जॉब है उसको छोड़ के क्या आपको स्टडी परमिट पे कनाडा आना चाहिए, ये क्वेश्चन इस वीडियो में 100% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा, एज फैक्टर, आप इंडिया में कहाँ रहते हो, आपका कनाडा में किस टाइप का कॉलेज होगा, A to Z कितना पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कवर करूंगा बिना कोई टाइम वेस्ट के। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इसीलिए हम बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से वी विल मेक अ डिसीजन। अभी मैं आपके साथ एक मैट्रिक्स शेयर करूंगा। सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स से आपको कोई कसम खा के उस पर एकदम वो नहीं हो जाना एडमेंट कि नहीं अब तो मैं इसी के हिसाब से चलूंगा। इट्स जस्ट टू गाइड यू कि अच्छा ओके दिस इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। और मैंने भी इसी हिसाब से डिसीजन लिया था जब मैं अपनी अच्छी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कनाडा आया था। ठीक है, नाउ हियर इज द मैट्रिक्स ऑन माय स्क्रीन। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एज कैटेगरीज बनाई है ऊपर। अगर आप 18 से 22 के बीच हो, 23 से 26 के बीच हो, 27 से 30, 31 से 36 और 37 प्लस, उसके बाद आपकी इनकम कितनी है, 10 लाख के अंडर है, 10 से 15 लाख, 15 से 21 लाख, 21 से 30 लाख और 30 लाख से ऊपर ऊपर आपकी इनकम है। तो यार अगर तो आप 18 से 22 की रेंज में हो, ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने टाइम पे देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है। अगर तो आप 18 से 22 की एज में और आपकी जो सैलरी है वो 10 लाख से नीचे नीचे है, तो यार डेफिनेटली आपको कनाडा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आप 22 की एज से कम हो और आप 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हो, तो यार कनाडा आने के बारे में एक बार सोच लो, क्योंकि यू आर इन वन ऑफ द गुड पोजिशंस इन इंडिया। और अगर आप 18 से 22 के बीच हो और आपकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है, भाई डोंट कम टू कनाडा, आप इंडिया में बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। अभी इसी में आ जाते हैं मेरी कैटेगरी में कि 23 टू 26 की मान लो मेरी एज है और मेरी जो सैलरी है वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच है। तो यार ये ना मे बी कैटेगरी में आ जाता है कि ठीक है आप देखो कि क्या आपकी जो जॉब है उसके अंदर वर्टिकल ग्रोथ है। ठीक है, उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स है कि अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो और आपकी इतनी एज है, डोंट कम टू कनाडा। या फिर अगर आप मान लो आप 27 से 30 के बीच हो और आप 15 लाख से कम कमा रहे हो 30 की एज में, तो यार डेफिनेटली कम टू कनाडा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखने के बाद ऐसा तो नहीं हमने इसी मैट्रिक्स से डिसीजन लेना है। अब इस मैट्रिक्स को देखने के बाद अगर आपका आंसर नो या मे बी में फॉल कर रहा है, ठीक है, अगर यस में डेफिनेटली में फॉल कर रहा है, कनाडा आ जाओ, देखी जाएगी। अगर नो या मे बी में फॉल कर रहा है और आपको कनाडा आने का बहुत मन है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो। सवालों को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, आपकी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है और आपकी कनेडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आपकी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से अगर आपका आंसर उस मैट्रिक्स में नो या मे बी है, तो आप इन क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो। सबसे पहले तो आप इंडिया में कहाँ रहते हो, इसका मतलब है कि आप इंडिया में क्या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब बड़ी सिटीज में रहते हो जहाँ पे बड़े एक्सपेंसेस हैं। जहाँ पे बड़े एक्सपेंसेस हैं तो आपको इन हैंड कितना बच रहा है, कितना पैसा आप सेव कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं रहते और फिर आप उस हाई इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहाँ पे नो और मे बी है, तो यार फिर आप सोच लो एक बार कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस भी कम है और आप एक ऐसे शहर में हो जहाँ कम एक्सपेंसेस में आप ज्यादा इनकम कर पा रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप नो या मे बी की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि क्या आप अपनी इनकम से, जो आपकी एनुअल इनकम है, उससे आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि क्या आपको उसमें से कुछ पैसा फैमिली में देना पड़ता है, या आपके पास हस्बैंड वाइफ है जिसका आप टेक केयर कर रहे हो, बच्चे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, किसी का आप उस पैसे से टेक केयर कर रहे हो, तो वो भी एक डिसीजन फैक्टर रखना, क्योंकि जैसे आप वो इनकम छोड़ के स्टडी परमिट पे कनाडा आओगे, आपकी वो वाली इनकम जीरो हो जाएगी। राइट, तो एक ये भी फैक्टर आपके लिए डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, नहीं, थर्ड पॉइंट, कि किस टाइप की जॉब में आप ये सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। क्या आप कोई एडटेक सेल्स कर रहे हो जिसमें सेल्स ही इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है आपकी सैलरी में, या कोई फिक्स कंपोनेंट है, या आप कोई बहुत ही हाईली टेक्निकल स्किल में जॉब कर रहे हो जिसके अंदर वर्टिकल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर वर्टिकल ग्रोथ आपको दिख रही है, पॉसिबल है, तो नो और मे बी में आप हो, तो यार डोंट कम टू कनाडा। अगर आपको दिख रहा है कि भाई अगर मैं अगले महीने परफॉर्म ना करूं तो मेरी ये 1 लाख की सैलरी 25,000 भी नहीं आएगी, या 2 लाख की सैलरी 50,000 भी नहीं आएगी, तो देन यू कैन यस थिंक अबाउट कमिंग टू कनाडा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जहां भी आप एम्प्लॉयड हो इंडिया में, आप किस टाइप की कंपनी में एम्प्लॉयड हो। आप कोई
छोटी फर्म में एम्प्लॉयड हो या किसी स्टार्टअप में एम्प्लॉयड हो, या एज कम्पेयर टू आप किसी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयड हो, जैसे कि इंटरनेशनल कंपनी जिसके बहुत सारे ऑफिसेस हो कनाडा में, फॉर एग्जांपल EY हो गया, KPMG हो गया, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंटरनेशनल फर्म्स किस तरीके की होती है कि अगर आप KPMG इंडिया में काम करते थे किसी प्रोसेस में, ठीक है, उसके बाद आप स्टडी करने कनाडा आते हो, तो बहुत सारे मेरे पर्सनल जानने वाले एग्जांपल्स हैं जिनको EY कनाडा इंडिया में काम करते थे, स्टडी करी, EY में वापस जॉब मिल गई कनाडा के अंदर, या KPMG में जॉब मिल गई। अब ये तो हो गए आपके इंडियन क्वेश्चंस। अब जरा आपकी जो कैनेडियन सिचुएशन है उसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर आप नो या मे बी की कैटेगरी में हो, तो भाई मेरे को कनाडा के बारे में ये वाले क्वेश्चन आप आंसर करो। क्या आप यहाँ पे एक बहुत ही जेनरिक कोर्स लेके आ रहे हो जिसमें कोई भी हाई पेइंग जॉब नहीं लगती, या फिर आप यहाँ पे कोई बहुत ही टेक्निकल जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, कोई टेक्निकल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लेके आ रहे हो जिसमें बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब लगती है? क्या आप, या फिर आप कोई जेनरिक कोर्स लेके आ रहे हो जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस टाइप का? तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकता है पॉसिबली, कि आप किस टाइप का कोर्स लेके आ रहे हो। आप 15 लाख की सैलरी छोड़ के अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करने आ रहे हो और आपकी एज 22 है, यू आर नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन। तो यार एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आप अपनी कनेडियन सिचुएशन के बारे में आंसर करो, कि क्या आप किसी छोटे से कॉलेज में जा रहे हो जहाँ 2 कमरों का या 2 फ्लोर का कॉलेज है कहीं टोरंटो में या किसी कोने में, या फिर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी आ रहे हो जिसमें बड़ा कैंपस है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑन टॉप ऑफ द कोर्स। कोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, या फिर बस 2 दिन क्लास होती है और टाटा बाय बाय, कुछ नहीं सिखाते, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर आ जाता है वो कॉलेज से लिंक्ड है, कि आप किस टाइप की सिटी जा रहे हो, कि आप बहुत ही कोने में कनाडा के किसी छोटे से प्रोविंस में जा रहे हो, या फिर आप कहीं बड़ी सिटी में जा रहे हो। बिग सिटी मींस बिग अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो बिग एक्सपेंसेस, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी बड़ी सिटी में हो ना, कुछ ना कुछ आप मैनेज कर ही लोगे, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत बड़ी सिटी में नहीं हूँ, मैं कैमलूप्स में हूँ, पर कैमलूप्स इज 3 आवर्स अवे फ्रॉम वैंकूवर, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉर्थ अमेरिकन सिटीज, ठीक है। मेरे पास कलोना है, इधर उधर बहुत कुछ है। तो कैमलूप्स इज, आई थिंक मेरे हिसाब से कि इट्स डिसेंटली लोकेटेड। कैमलूप्स इन इटसेल्फ इज अ स्मॉल सिटी। तो अगला क्वेश्चन जो आप मुझे आंसर करो कि भाई हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर एजुकेशन इन कनाडा? क्या आपके पास कुछ सेविंग्स है, आप उससे आ रहे हो, या फिर आपके पास एक लास्ट कोई पीस ऑफ प्रॉपर्टी बचा है, आप उसको बेच के, घर वर बेच के सब आप कनाडा आ रहे हो? ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फाइनेंस कर रहे हो, कि आपके पास कितना डेट है, कितना प्रेशर लेके आप कनाडा आ रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो कोर्स लेके आप कनाडा आ रहे हो और या जो भी करियर आप कनाडा में चूज कर रहे हो, उसकी एवरेज सैलरी क्या है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करियर ऐसे हैं जिनकी 2 साल की फीस इज $50,000 और उसके बाद प्लेसमेंट जो उनकी होती है वो $35,000-40,000 की भी नहीं होती, ठीक है। आपको जानना है कौन से ये करियर है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एवरेज सैलरी बताई है बहुत सारे करियर्स की कनाडा में, उसको जरूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। तो भाई फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है कि आप अपने आप से पूछो, आर यू रेडी टू लीव दैट 10 लाख 15 लाख 20 लाख की जो आपकी सैलरी आ रही है, जिससे आप सारी कंफर्ट है आपके पास गाड़ी है, मेड है, कुक है, ठीक है। ये सब कंफर्ट एकदम से छोड़ के 2 साल के लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ के लिए मेंटली रेडी हो तो कनाडा आ जाओ, ठीक है। उसके बाद तो डेफिनेटली लाइफ गेट्स बेटर, यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, वो सब है, लेकिन बहुत लोग ना मेंटली रेडी नहीं है उस सबको छोड़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करो। आई होप इस वीडियो से आपको एक जनरल डायरेक्शन मिली होगी कि ओके डिसीजन कैसे लेते हैं। ऐसे ही किसी रैंडम आपने वीडियो देख ली मेरी मस्टैंग चलाते हुए या कोई भी रैंडम आपने वीडियो देख ली, या फिर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि कनाडा आ जाओ, मजे ही मजे हैं, और आप कनाडा आ गए, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं कमेंट्स में हमेशा रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।